मैं बहुत बार और बहुत सालों से 15-20 वर्षों से इस महाविद्यालय में आते रहा हूँ और मुक्तिबोध की स्मृतियाँ वो मेरे समक्ष हैं। यद्यपि उनसे भेंट हमारी कभी नहीं हुई, लेकिन उनकी रचनाओं के माध्यम से हम मुक्तिबोध से जुड़े रहे। ये सही बात है कि डॉक्टर बद्री प्रसाद मिश्र जी सन 70-71 में छत्तीसगढ़ विभागीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन जब राजनांदगांव में हुआ था, उस समय कोठारी जी और कविता का जो संचालन करते थे, देखिए भूल रहा हूँ नाम, हाँ, ये सब लोग थे। गोविंद लाल जी वोरा संयोजक थे। तो एक दिन का खाना डॉक्टर बद्री प्रसाद मिश्र जी का था, हम सब बैठे थे और वो परोस रहे थे। तो आप देखिए, हम सब लोग गौरवान्वित हैं। इसी विभूति से हमारी भेंट हुई। बाद में निगरानी आयोग बिलासपुर में हो गए, तो मेरी 2-3 पुस्तकों का विमोचन भी वो किए थे। इसी तरह बख्शी जी से भी खैरागढ़ और महाकौशल प्रेस में मेरी भेंट होती रही है। तो मुझको गर्व है इस महाविद्यालय में, इस संस्कार धानी में आकर मुझको जो सम्मान दिया गया, तो विशेष रूप से हिंदी विभाग के सभी जो हमारे सम्मानित अध्यापक हैं, उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत सारी बातें मुक्तिबोध पे हुई, मैं बताया सूत्र रूप में। अब देखें कि प्रयोगवाद और नई कविता, ये दोनों की विशेषताओं को आप देखेंगे तो एक लक्ष्मण रेखा खींच पाना बहुत दुर्गम दिग्दर्शित होता है। सन 1954 में प्रयागराज से, उस समय इलाहाबाद कहते थे, उस समय नई कविता का प्रकाशन हुआ और उसी से लोग मानते हैं कि नई कविता की शुरुआत हुई है। और उस समय 1-2 वर्ष के आसपास अज्ञे जी ने आकाशवाणी इलाहाबाद में एक वार्ता प्रसारित की थी। उसमें उन्होंने बताया कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का अब जमाना नहीं रहा। अब नई कविता जो नए तरंग, नए उत्साह, नई जागृति और नई संवेदना, नई विचारधारा के साथ आ रही है, हमको स्वागत करना चाहिए। ये नए युग का उद्बोधन है। इस तरह की बात उन्होंने की। और फिर नई कविता जो चली तो उसमें बहुत सारे आंदोलन हुए। मुक्तिबोध कहाँ पे आ रहे हैं, मैं थोड़ी सी उसी बात को ले रहा हूँ। निषेधवादी कविता, शमशानी कविता, अकविता, भूख की कविता, इस तरह बहुत सारे आंदोलन, काव्य आंदोलन हुए 2-2, 4, 5-5 सालों में। तो कई उसके प्रवर्तक हुए, कई प्रतिनिधि रचनाकार हुए। लेकिन आप देखेंगे कि ये नई कविता की उपधाराएं और ये सब मिलकर नई कविता की उपस्थिति को ही प्रकारांतर में उपस्थित करती है। उसी समय प्रगतिशीलता को जोड़कर और फिर प्रवेश करते हैं नई कविता में और एक नए अंदाज के साथ। उन्हें लगा कि जैसे आपने प्रयोगवाद में देखा कि बिंब और उपमान और प्रतीकों के आधार पर प्रयोग हुए और लोगों ने स्वीकारा कि जो प्राचीन बिंब, प्राचीन उपमान और प्रतीक है वो मैले हो गए, देवता इसके कूच कर गए हैं। हमको नए उपमान चाहिए, वैज्ञानिकता के आधार पे, आधुनिक युग बोध के आधार पर। इस तरह की बात प्रयोगवाद में थी। लेकिन यहाँ पे लगा कि नहीं, अब वो भी फीके पड़ गए। तो बिंब ही उस समय विकल्प था कि जो क्षणवाद की स्थिति चल रही थी, जो लघु मानववाद की बात चल रही थी, उसमें बिंबों के माध्यम से ही अपनी वैचारिकता को, समसामयिकता को, आधुनिक भावबोध को प्रस्तुत करने में, और वो काम जो मुक्तिबोध ने किया वो अनोखा
लिखा था और मुक्तिबोध की यही विशेषता उनको नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में इसको जोड़ती है। अभी हरिशंकर परसाई का भी जिक्र आदरणीय पांडे जी कर रहे थे, तो एक संस्मरण उन्होंने लिखा है, तो उसकी भी थोड़ी सी चर्चा, जिससे मुक्तिबोध की कविता उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको पता चले कि अभी डॉक्टर साहू भी कह रहे थे ना, कठिन काव्य का प्रेत रहे हो, तो निराला जी की कुछ कविताएं बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म मुक्तिबोध की है। ये मैं संस्मरण दे रहा हूँ हरिशंकर परसाई, उनके मित्र थे, और उनके काव्य के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में जो उन्होंने जो बात कही है शुद्ध रूप में, वही मैं बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो बिल्कुल फक्कड़ मौजी थे, चाय की जो और बीड़ी, चाय और बीड़ी जो है वो बालहट की तरह उसको लेते थे बिल्कुल, और वो ये मानते थे कि सारा जीवन का वैभव, जीवन का सारा सुख एक तरफ, दोस्तों से गपशप, बीड़ी और चाय एक तरफ, ऐसे व्यक्ति थे। अभी संघर्षों की बात हमारे विद्वान वक्ताओं ने कही कि पैसे का भाव था, बिल्कुल था पैसे का भाव, लेकिन वो एक और पैसे के से मोहग्रस्त भी दिखलाई देते हैं, और पैसा आता है तो उसको लात भी मारते हैं। ये पूरा जो वाक्य है, वाक्य रचना है, ये परसाई जी की है। तो ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे। उन्होंने जिक्र किया कि 3 जगह का जिक्र किया है। जबलपुर उन्होंने अध्यापकी किया, लेकिन उनको वहाँ रास नहीं आई, और फिर वो नागपुर चले, प्रकाशन विभाग नया कुणादी, वहाँ कुछ स्थिति इससे बेहतर थी। और फिर जब राजनांदगांव में आए तो उसको यहाँ बहुत साथी मिले जिन्होंने उनको आर्थिक और दूसरे तरह का सहयोग दिया, और दूसरे क्षेत्रों में उन्होंने नहीं लिखा है, और छत्तीसगढ़ उनको अपेक्षाकृत फलीभूत प्रतीत। अभी जो बात कर रहे थे विपात्र की, तो उस समय जो महाविद्यालय में अशासकीय महाविद्यालय थे, उसकी स्थिति वैसी थी। एक अच्छे व्यंगकार ने लिखा था कि जिन लोगों को खोमचा खोलने में शर्म आती है, वो कॉलेज खोल लेते हैं। तो अशासकीय महाविद्यालयों की स्थिति हम लोग देखें, और जिस समय वो काम कर रहे थे तो महीनों पैसे नहीं मिलते थे, और जब अनुदान आता था तब देते थे, और बहुत खराब स्थिति हमने उनकी बारे में तो सुनी है, उनके समकालीन बहुत सारे प्रोफेसरों को हमने देखा है कि बहुत खराब स्थिति। तो इनके भी जीवन में वो जो अशासकीय महाविद्यालय की जो उस समय की पीड़ा है, उस समय का भाव है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए उन्होंने इस तरह की चीजें लिखी। एक नई बात मुझको लगी जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा, कि उनकी एक पुस्तक आई थी, भारत इतिहास एवं संस्कृति, और इस पर प्रतिबंध लग गया, तो बहुत उनको पीड़ा हुई, बहुत ज्यादा घोर निराशा। और फिर उन्होंने उसके बाद अंधेरे में की रचना की, और उन्होंने लिखा है कि मुझको दिखाएगा। आगे ये भी लिखते हैं कि बहुत ही अलमस्त और इस विचारधारा के थी, पता नहीं चलता था कि कब वो अच्छे मूड में है कि कब खराब मूड में है। बोले जब मैं शिक्षक के एक सम्मेलन में नागपुर गया था, तो मैंने उनको बहुत नीरस स्थिति में पाया, और मैं अच्छा मित्र हूँ, लेकिन उनसे बात करके, संपर्क करके मुझको खुशी नहीं हुई। ये भी संदर्भ वो लिखते हैं, यानी उनको समझना कितना जटिल है
एक व्यक्ति को, एक कवि को, और फिर उनकी कविताएं उसी रूप में आ रही हैं, वो कैसी होंगी आप खुद समझ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें उनके बारे में जो कही गई, और कविताओं के संदर्भ में भी, जैसे आप सब जानते हैं कि सारे जड़ता के सारे मठ और गढ़ तोड़ने की बात वो करते हैं, फिर वो बेहतर की बात करते हैं, वो करते करते मेहतर की बात करते हैं, और फिर वो कहते हैं मेहतर का काम कोई गलत नहीं है, अपना काम है, उसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। पूरी कविता आप अंधेरे में पढ़िए तो उस तरह की बातें करते हैं। अब आप मेहतर से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जोड़िए। माँ को हम लोग महतारी बोलते हैं। अभी आपने जो शुरू में हाँ हमारे संचालक महोदय ने कहा ना छत्तीसगढ़ महतारी, तो आप देखिए महतारी हम क्यों बोलते हैं? तो मेहतर का ही काम कर रही, महतर का ही काम कर रही बच्चे के लिए, उसके मल मूत्र को। मेहतर शब्द उसको उनको यहीं से मिला है, मैं ये कह रहा हूँ। कहीं कोई कविता में किसी कवि ने इस तरह मेहतर की कल्पना या मेहतर का प्रयोग नहीं किया। क्यों उन्होंने किया? हमारे यहाँ प्रत्येक माता मेहतर है, मेहतरानी है, महतारी है। तो ये एक जगह रह के, और उन्होंने जो अपनी छाप राजनांदगांव में छोड़ी, या राजनांदगांव की छाप उन पर पड़ी, तो ये भी कविता और उनके काव्य व्यक्तित्व को समझने का एक बहुत अच्छा अवसर है। काफ़ी समय हो गया है, इसलिए मैंने पहले कहा सूत्र रूप में और संक्षिप्त रूप में अपनी बात मैं कहूँगा। और बहुत अच्छा, इसके पहले भी जो आयोजन हुआ था इसमें डॉक्टर मनोज पांडे जी भी आए थे, मैं भी था। बहुत ही उद्भट कार्यक्रम था, अनुपम था, अलौकिक था। और अभी मैं पलट रहा था कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नारी विमर्श, चूँकि नारी विमर्श पर भी मेरा काम है। 2004 में मेरी पुस्तक आई थी, और अब तो आए हैं दादूलाल जोशी ने मेरी स्त्री विमर्श पर ही PhD सन 12-14 में उनकी पुस्तक भी आई है, भावना प्रकाशन दिल्ली से। तो उन्होंने की थी, तो मुझको बहुत अच्छा लगा कि इसके जो दोनों संपादक द्वय हैं, जागृत मैडम और डॉक्टर साहू, इन दोनों को एक अच्छे प्रकाशन और अच्छे काम के लिए मैं बधाई देता हूँ। और एक बात और जो कहना चाहूँगा,